हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। डीसीसी एसबीआर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो साइंस का टेस्ट लिया था मेजर, उसका सॉल्यूशन बताएंगे, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का है। साइंस में थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि पेपर थोड़ा लेंथी है। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। पहला प्रश्न में क्या कह रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, आयरन को विस्थापित कर रहा है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, विस्थापन अभिक्रिया आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए, इसके बाद में दूसरा, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, एक्स का नाम और सूत्र क्या है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी, कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए, अगला देख रही है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की सुरक्षात्मक परत चढ़ाने के लिए, चढ़ाने के लिए क्या। ठीक है, क्योंकि उस पर वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है, उसको हटाने के लिए। ठीक है, चलिए, इसके बाद में क्या बोल रहा है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रति अम्ल या एंटासिड। ठीक है, इसके बाद में पांचवा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कैल्शियम सल्फेट हेमिटाइटेड, है ना। छठा, दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच किससे कम हो जाता है। ए ऑप्शन 5.5 से कम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। अपन को पता है सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी है यहाँ पे, मैग्नीशियम। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि अपन को पता है जो जिंक है वो अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ आ जाएगा टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए, पीतल एक मिश्र धातु है। तो अपन जानते हैं पीतल मिश्र धातु है, दो धातु से मिलकर बनी है, तांबा और जिंक। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोडीकरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जब एक परखनली में रखे लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को तेज गर्म किया जाता है तो भूरे रंग का धुआं निकलता है। यह धुआं किस गैस का होता है, NO2। किसका होता है, NO2। किसका होगा बेटा, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 12वां, एक विलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके, यानी आप पूछ रहा है 1 विलियन, ठीक है, अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है। तो आपको पता है दूधिया कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड किस करती है। तो ये जो विलियन होगा ये क्या होगा, HCl होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। एक छात्र अनजाने में प्रयोगशाला में सोडियम धातु के टुकड़े को जल से भरी बीकर में गिरा देता है, बीकर तुरंत आग पकड़ लेता है। इस अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखिए, 3 परखनलियों ए, बी और सी में क्रमशः शुद्ध जल, अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, यदि आप तीनों में फिनोल्फ्थेलिन की बूंदें डालें तो किस परखनली का रंग गुलाबी हो जाएगा। तो आपको पता है क्षारीय विलयन का हो जाएगा। तो कौन सा क्षारीय किस में है, सी में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलो अगला देखिए, एक धातु X को खुली हवा में छोड़ने पर उस पर हरे रंग की मूल कार्बोनेट की परत जम जाती है। यह धातु X कौन सी है। तो हम जानते हैं क्या है, कॉपर है। कॉपर पे चढ़ती है हरे रंग की परत। चलिए, इसके बाद में रेगिस्तान आ गए।
पहला, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। चलो अगला, चूना पत्थर को गर्म करने पर वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। चलो अगला, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्मा शोषी। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी इंग्लिश में? एंडोथर्मिक, ठीक है। चलिए अगला, लोहे पर जंग लगना खालिस्तान अभिक्रिया का एक सामान्य उदाहरण है, ऑक्सीडेशन का हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण का, या संसारण भी हो सकता है, ठीक है। तो कोरोजन हो गया और ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। चलो अगला, वसायुक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए उसमें मिलाए जाते हैं। प्रति ऑक्सीकारक आ गया, प्रति ऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट है ना। चलो अगला, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देती है? लाल कर देती है, रेड। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7। जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और क्या बनाते हैं? जल, वाटर। हमारे पेट में प्राकृतिक रूप से HCl अम्ल उत्पन्न होता है। हड्डियों को जोड़ने के लिए POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुणधर्म को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीय। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। चलो अगला, धातु से तार खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता, डक्टिलिटी। एक्वारेजिया, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 आ गया, नाइट्रिक एसिड। चलिए, जब कोई अधातु ऑक्सीजन से सहयोग करती है, कौन अधातु, तो क्या बनाएगी? अम्लीय, ऑक्साइड बनाती है, एसिडिक। चलो स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ निकल और क्रोमियम मिलाया जाता है, Cr, क्रोमियम। जब तांबे के चूर्ण को चाइना डिश में गर्म किया जाता है तो उसकी सतह पर काले रंग की परत जम जाती है, जो कि खालिस्तान के बनने के कारण होती है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ आ जाएगा कॉपर ऑक्साइड। यदि किसी विलयन का pH मान 2 से बढ़कर 5 हो जाता है तो उसमें हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता पहले से क्या हो जाती है? घट जाती है, यानी डिक्रीज। बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है और प्रतिरोध भी अधिक होता है। ठीक है, यानी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहता है और रेजिस्टेंस भी क्या रहता है? हाई रहता है। चिप्स निर्माता पैकेट को सील करते समय ऑक्सीजन को हटाकर उसमें NO2 नाइट्रोजन गैस भरते हैं ताकि वसा का उपचय न हो।
चलो अब खंड बी जो एक एक नंबर के हैं, आंसर लिख रखे हैं मैंने इसमें ही। क्या कह रहा है, दो धातुएं ए और बी है। ए ठंडे पानी के साथ विस्फोटक रूप में अभिक्रिया करती है, जबकि बी केवल उबलते पानी या भाप के साथ अभिक्रिया करती है। ए और बी को पहचानिए। तो यहाँ ए तो अपने पास क्या हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम, और बी क्या कर रही है, पानी और भाप के साथ, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। अब देखिए इसके बाद में एक्टिविटी 1.1 में मैग्नीशियम रिबन को जब बर्नर पर जलाया जाता है तो उसकी लो का रंग कैसा होता है, बनने वाले सफ़ेद चूर्ण का रासायनिक नाम लिखिए। तो जो रंग होता है लो का वो तो होता है चमकीला या चमकदार, ठीक है। और बनने वाले सफ़ेद चूर्ण का रासायनिक नाम ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, देख लीजिए। डेजलिंग वाइट है ना। चलो आ जाओ, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जल के वैद्युत अपघटन के दौरान एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों होती है, और उस गैस के नाम भी बताएं। पानी, अब पता है आपको, पानी का एक अणु जिसमें दो तो हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। वैद्युत अपघटन के दौरान जब पानी का अणु टूटता है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 में मुक्त होते हैं। प्रत्येक दो अणु पानी के टूटने पर तो क्या होंगे, कैथोड पर हाइड्रोजन के दो अणु और एनोड पर ऑक्सीजन का एक अणु बनता है। इसी वजह से परखनली में गैस का आयतन दूसरे से दोगुना होता है। तो दुगना किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। ये भी थोड़ा लिख देना आगे। आयतन क्या होगा, दुगना होगा। ये इंग्लिश में आंसर आ गया, ठीक है, यही दे रखा है। चलिए नोट कर लेना, पुश कर कर। चलो अगला प्रश्न दे रखा है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, इसके पीछे कौन सी रासायनिक घटना को रोकना मुख्य उद्देश्य है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए भरी जाती है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होती है, ये नाइट्रोजन जो होती है अक्रिय गैस होती है, ठीक है, इसलिए भी लिख सकते हैं आप। और इसके पीछे विकृत गंधिता और उपचयन की रासायनिक घटना को रोकना मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, ये इसके आंसर हो जाएंगे। फिर इसके बाद में बोल रहा है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में कैथोड और एनोड पर कौन सी गैसें मुक्त होती है। मैंने बताया था, एक तो होती है H2 और एक होती है Cl2। एक तो H2 होती है और एक Cl2 होती है, ठीक है। तो एनोड पर तो कौन सी होगी, क्लोरीन गैस, और कैथोड पर होगी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। चलो अगला, यदि शुद्ध जल का pH 7 है तो उसमें थोड़ा सा नमक घोलने पर उसका pH के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या है, नमक भी क्या है, उदासीन होता है, ठीक है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, pH 7 ही रहेगा। सोडियम क्लोराइड उदासीन लवण है, ठीक है। द pH विल रिमेन 7। सोडियम क्लोराइड इज ए न्यूट्रल साल्ट, ठीक है। चलो अगला देखो, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम धातुओं को पानी में डाला जाता है तो वह पानी की सतह पर तैरने क्यों लग जाती है। हम जानते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या है, पानी से क्रिया कर कौन सी गैस उत्सर्जित करती है, हाइड्रोजन, और वो उसकी सतह पर क्या हो जाती है, चिपक जाती है, ठीक है, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, और पानी के ऊपर क्या हो जाती है, तैरने लग जाती है, ठीक है। ये आंसर इसका आ गया इधर। चलिए अगला, मधुमक्खी के काटने पर तेज दर्द और जलन होती है, इसके पीछे कौन सा अम्ल जिम्मेदार है, और राहत पाने के लिए तुरंत क्या लगाना चाहिए। तो हम जानते हैं
हम जानते हैं कि जिम्मेदार तो कौन सा अम्ल है, फार्मिक अम्ल। और किसका प्रयोग करेंगे, बेकिंग सोडे का। ठीक है, हम मेथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं और फार्मिक भी बोल सकते हैं, ये लिखा है फार्मिक एसिड। ठीक है, और बेकिंग सोडा है ना। चलो, कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसमें क्या होगा, अभिकारक व उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। ठीक है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। कारण, क्यों, अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात द्रव्यमान क्या रहता है, संरक्षित रहता है। न तो उसको क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, नहीं उसका नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आंसर दे रखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चलिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो अपन जानते हैं कॉपर सल्फेट का क्या होता है, नीला रंग होता है। जैसे आयरन क्या होगा, अधिक क्रियाशील है, कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो ये आंसर गलत प्रिंट हो गया यहाँ पे। क्योंकि क्या होता है, जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट में इसको क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो आयरन सल्फेट बन जाता है, कॉपर बाहर निकल जाता है। ये क्या होता है, नीले रंग का होता है। जैसे ये इससे अभिक्रिया करेगा, कॉपर को विस्थापित करता रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। ठीक है, ये इंग्लिश में आंसर हो जाएगा। आयरन इज मोर रिएक्टिव दैट कॉपर। आ गया, वही बात है। चलो, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये तो हम जानते हैं। चलो, आंसर दे रखा है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान भोजन के टुकड़ों से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। रासायनिक अभिक्रिया में ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ ऊर्जा और ऊष्मा बाहर निकलती है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन है ना। ठीक है, चलिए, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदल पाती। क्योंकि हम जानते हैं कि जो अम्ल होता है HCl जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अब ये ड्राई है तो जलीय विलयन नहीं होगा, मतलब सूखे हैं तो ये जलीय विलयन बनेगा नहीं, जलीय विलयन नहीं होगा तो H+ आयन भी नहीं देंगे। चलो, अगला देखो, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। तो हम जानते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कि भाई जल में जब अम्ल मिलाते हैं ना तो क्या होता है, बहुत अधिक ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्मा क्या हो जाती है, उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है, जिससे क्या होगा, जो बीकर है गर्म हो जाएगा, आस्फुलित हो जाएगा और बाहर और वो फूट भी जाएगा। ठीक है, जिससे जलने की संभावना क्या रहेगी, अधिक रहेगी। दैनिक जीवन में पीएच में कोई 3 महत्व लिखिए। तो हम 3 महत्व जानती है, हमारे पाचन तंत्र में, दांतों के क्षय को रोकने में, पौधों और पशुओं की आत्मरक्षा में। सोडियम धातु को केरोसिन में डुबो कर क्यों रखता है, क्योंकि सोडियम धातु क्या है होता है, अधिक क्रियाशील है।
जो खुली हवा और नमी से संपर्क में आते ही तुरंत आग पकड़ लेता है। ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? दो दो उदाहरण बताइए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है। और उत्पाद के रूप में लवण और जल बनाते हैं। इसके उदाहरण अपने पास हो जाएंगे। एक तो जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हो सकता है। ठीक है, ये रहा। चलो अगला देखो। खनिज और एक्स में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले परिभाषा में क्या अंतर है? ये जो दे रखा है ये खनिज के बारे में बता रहा है, ये जो सेकंड लाइन है ये अयस्क के बारे में बता रहा है। इसी प्रकार धातु की मात्रा में खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा कम और अनिश्चित होती है, जबकि एक्सों में धातु की प्रतिशत मात्रा हमेशा बहुत अधिक होती है। ये अंतर है। ठीक है। निष्कर्ष, इसमें धातु निकालना वैज्ञानिक और आर्थिक रूप से कठिन और घाटे का सौदा होता है। किस में से? खनिज में से। और एक्स में से, इसमें धातु को आसानी से और कम खर्च में निकाला जा सकता है। उदाहरण, ये तो किसके हैं? उदाहरण है खनिज के। और बॉक्साइड और हेमेटाइट ये किसके हैं? एस्क के। ठीक है, ये अंतर है। चलो अगला प्रश्न दे रखा है, सोडियम क्लोराइड जैसे आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? हम जानते हैं क्योंकि उनके मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? प्रबल हो जाता है। ठीक है। तो ये देखें, इनके विपरीत आवेशित आयनों के बीच बहुत मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। ठीक है। संसारण से सुरक्षा के 3 उपाय लिखिए। पहला, यशत लेपन, गैल्वनीकरण, पेंट करके, तेल और ग्रीस लगाकर, मिश्र धातु बनाकर। ये 3 उपाय। निम्नलिखित में दो दो उदाहरण दीजिए। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक तो अग्निशामक यंत्र में हो गया और एक रसोई घरों में कस्ता पकौड़ी बनाने में। ठीक है। विरंजक चूर्ण का क्या हो गया? विरंजक चूर्ण में एक तो हो गया वस्त्र और कागज उद्योग में विरंजक के लिए, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए। ठीक है। धोने का सोडा हम जानती हैं, जल को कठोरता को दूर करने में सफाई के एजेंट के रूप में। ठीक है। घरों में कपड़ों की धुलाई और साफ सफाई के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है? तो हम जानते हैं जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो यह उसके जल के अणुओं को 3/4 भाग त्याग देता है और 1/2 बच जाता है। ठीक है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनता है, इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है। और साथ में इसमें बोल रहा है आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये नमी से अभिक्रिया कर कर वापस जिप्सम बना लेंगे। ठीक है। और वो कठोर हो जाएगा। इसमें थोड़ा और आगे भी लिखना है। ठीक है। अब ये देख लीजिए आंसर, ये 2 और बचे हैं। ठीक है। एक तो संसारण है और एक विकृत गंधिता है। ये अपन ने पढ़ ही लिया पहले। धन्यवाद।